तो हम लोग नेशनलिज्म में ऑलरेडी देख चुके हैं कि along with colonialism nationalism was progressing in tandem. तो nationalism का सबसे पहला expression और the first significant assertion of nationalism in India started with peasant and civil uprisings plus civil revolts या uprisings. The reason that we call this proto-nationalism, as we saw yesterday, is because abhi tak the feeling of nationalism has not become completely defined in a way that it is feeling of nationalism or the phenomena of nationalism had not become completely defined in the sense ki the first assertion against colonial government did not come from the people who could articulate their thoughts. जब हम बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन की, पेजेंट्स की, तो वो लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा अपहीवल आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ मनी लेंडर्स, जमींदार्स, पर उनको उनका कोई ऐसा कंसर्टेड प्लान नहीं था. अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे तो उसके बदले उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ खास ऑल्टरनेटिव नहीं था. दे जस्ट वांटेड टू गो बैक टू देयर लाइफ एज इट वाज बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स और बिफोर 18-19 सेंचुरीज. तो इसीलिए हम देखते हैं कि वहां से आपके नेशनलिज्म का सार शुरू होता है थ्रू आउट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, जैसा हमने देखा था अपने in our study of colonialism. तो especially during the industrial phase of colonialism, that is from 1813 to 1858, the British government becomes very very aggressive in its intervention. वो सोशल रिफॉर्म्स की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, ब्रिटिशर्स बहुत ही अग्रेसिवली अपनी लिबरल पॉलिसीज को परस्यू कर रहे हैं क्योंकि अब उनको इंडिया को एक मार्केट भी बनाना है अपने प्रोडक्ट्स के लिए और इंडिया से एज मच एज पॉसिबल रॉ मटेरियल सोर्स करना है. तो उसके लिए इंडिया की इकोनॉमी को बदलना जरूरी था, इंडिया के सोशल और कल्चरल माइल्यू को बदलना जरूरी था. अब इस चीज से लोगों का डिसैटिस्फैक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है. ये डिसैटिस्फैक्शन जिन फैक्शंस में आया कि पेजेंट पॉपुलेशन जो आपके गांव के नॉर्मल पेजेंट्स हैं वो तो नेचुरली हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू से खफा है ही. उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइबल्स की तो उनका जो familiar way of life है, their traditional practices, customs like shifting cultivation, जहाँ पे आप फॉरेस्ट के छोटे छोटे हिस्सों को जलाकर you sow crops on a very very primitive level, ऐसी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट एंकरेज नहीं करते क्योंकि वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन टेक अप टू सेटल्ड अग्रेरियन कल्टीवेशन एज दे वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो ट्राइबल्स को धीरे धीरे एक सेटल्ड अग्रेरियन लाइफ में एंकरेज करने के लिए उनका फॉरेस्ट से एक्सेस खत्म कर रहे हैं, उनको अग्रेरियन पेजेंट्स में टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. और जैसे ही ये प्रोसेस होता है उससे उनको, क्योंकि उन लोगों को कल्टीवेशन के लिए जो कैपिटल चाहिए वो उन्हें मनी लेंडर्स और साहूकार से मिलता है एंड अल्टीमेटली हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू की वजह से उनके पास कभी इतना सरप्लस नहीं बचता कि वो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू के अलावा या ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू टाइम पे कर पाए. तो उनको साहूकार से जो लोन लेने पड़ते हैं उसको उसका रीपेमेंट, इतने हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन होता है कि उसका रीपेमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है. तो एक डेट साइकिल में फंसे हुए ट्राइबल के लिए आखिरी रास्ता उसका लैंड ही बचता है. व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ लैंड एलियनेशन जिसको हम कहते हैं, जब उनको वर्चुअली उनके लैंड, उनके फेमिलियर वे ऑफ लाइफ, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज सबसे वो दूर होते जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो दे आर ड्रिवन टू राइज अप अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और इन तीनों की लीडरशिप आपकी प्रोवाइड कर रही है, ज्यादातर पॉपुलर लेवल पे पेजेंट्स और ट्राइबल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे और आपके जो अगर हम लोग बात करें आपके डिस्पोजेस्ड लोकल एलीट, तो चाहे आपके जमींदार हुए, राजास हुए,
dispossessed local elite ये लीडरशिप प्रोवाइड करते, तो जो आपके लोकल राजा, आपके जमींदार, तालुकदार, लेटर ऑन व्हेन वी सी, तो when they were dissatisfied with the terms of the Britishers, they used to revolt. And ये जो प्रोसेस है हमने देखा अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में. ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले शुरू हुआ, ये लोग प्री पॉलिटिकल मतलब प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले का दौर. पॉलिटिकल एक्चुअली आप पब्लिक स्फेयर पे जब अपनी डिमांड्स बहुत क्लियरली वॉइस कर रहे होते हैं, आपकी गवर्नमेंट से कुछ डिमांड होती है, आप एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन की तरह काम कर रहे होते हो, तो आप एक पॉलिटिकल तरीके से काम कर रहे होते हो. लेकिन इस टाइम पर ये लोग इतना ऑर्गेनाइज नहीं थे. वो लोग ट्रेडिशनल मीन्स लाइक देयर रिलीजन, यू नो, देयर अल्यूजन टू familiar way of life in the past, इस सब पे वो ज्यादा रिलाई करते थे. तो अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो वी हैव सीन दैट, अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस कंटिन्यूड टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में, स्टार्टिंग विद द ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, अब starting with the first sannyasi and fakir rebellions were the first outcrop, the first observable outgrowth. उसके बाद धीरे धीरे उस एरिया में बहुत सारे अलग अलग रिवोल्ट्स. सिमिलरली हम लोग ने इसको जोन्स में एक मैपिंग के सेंस के साथ बांट के देखा है कि अगर हम बात करें तो आप ईस्ट सदर्न इंडिया में हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला का मालाबार रीजन, जहाँ पे चाहे हम राजा विजयनगरम के रिवोल्ट की बात करें, चाहे हम वेलुथम्पी, दीवान वेलुथम्पी के रिवोल्ट की बात करें, तो आपके लोकल एलिट जो ट्रावनकोर स्टेट है वो भी ब्रिटिश के टर्म्स के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा है. एंड ऑन द लेवल ऑफ पॉपुलर peasants, the Mopla revolt was the most notable, जो कि 1830 से 1850 की बीच में मल्टीपल मोर देन 20 टाइम्स ये आउटब्रेक हुआ. और 1921 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम जो एक सिग्निफिकेंट आउटब्रेक हुआ, दैट इज द मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ इट. सिमिलरली वेस्ट में भी हमने महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में, बीच में साउथ के साथ हमने डेक्कन में ऑब्जर्व किया. अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो अवध वाज ऑलवेज अ वेरी राइप ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रिवोल्ट्स, क्योंकि वहाँ के जो लोकल डिस्पोजेस्ड, चाहे डिस्पोजेस्ड राजा जैसे नवाब वजीर अली का रिवोल्ट, या हम लोग बात करें लोकल बनारस के राजा चैत सिंह का रिवोल्ट, तो शुरुआत वहां से हुई. दे यूज टू प्रोवाइड द स्पार्क, द लीडरशिप, एंड देन द अदर पेजेंट्स यूज टू ज्वाइन एज अ फॉर्म ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंटमेंट. और इसी के बाद नॉर्थ वेस्ट में हम लोग देखते हैं कि ये रिवोल्ट थोड़ा देर से, क्योंकि इफ यू आर थरो विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, यू वुड नो कि नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न फ्रंटायर्स पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल काफी बाद में आया है, विद द एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन 1843, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849. तो ये बात ही लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी से शुरू हुई है. तो हमने नोटिस किया कि अब ये जो गुस्सा है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड इट विल कल्मिनेट इनटू द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. तो अब अगर हम आए अपने टॉपिक ऑफ द डे पे, तो this is often a very contested or a very hotly debated topic historiographically, because there is always a push and pull between, was it the first war of independence or was it a Sepoy mutiny? तो अगर हम एक स्पेक्ट्रम इमेजिन करें इसका, तो सेपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, in the sense कि we have already seen that across different parts of India
the discontentment against the British government was brewing. अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में. ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पेजेंट्स गुस्सा थे या पेजेंट्स नाराज थे या सिर्फ नॉर्मल लोग नाराज थे. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड सोशल स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी हैड देयर ओन grievances against the Britishers. So in 1857 a situation is created where these regions, especially North India, especially the region of again Awadh, Bihar, Bengal, it erupts in a violent protest and that is started by the ranks of the military. तो ब्रिटिशर्स ने इसको बोला सिपॉय म्यूटिनी. सिपॉय म्यूटिनी मतलब आर्मी के अंदर बस कुछ रैंक, जैसे सबसे पहले आपकी थर्ड नेटिव कैवलरी ने मेरठ कमांड की थर्ड नेटिव कैवलरी ने रिबेल करके दे वॉक टुवर्ड्स दिल्ली एंड क्राउंड बहादुर शाह जफर एज द रूलर एंड द किंग ऑफ इंडिया. तो ब्रिटिशर्स ने इसको देखा कि देखो ये आपके आर्मी रैंक्स के बीच में जो म्यूटिनी मतलब होता है गोइंग अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द आर्मी, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स के अंदर ही हो सकता है. तो ब्रिटिशर्स ने बोला दिस वाज अ म्यूटिनी ऑफ द आर्मी. उनका ये बोलने के पीछे जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि वो 1857 को एक आइसोलेटेड वन ऑफ इंस्टेंस की तरफ बताना चाहते हैं. वो बताना चाहते हैं कि देखो आर्मी के मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें रही. बेसिकली इट वाज अ स्मॉल म्यूटिनी विच कुड नॉट बी फोरसीन बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्मॉल because the British government overlooked a few small things here and there, and it was basically just a law and order problem, and it was in their interest to frame it like this. क्योंकि ये acknowledge करना हमारे nationalist historians ने, especially starting with वीर सावरकर or V.D. Savarkar, he was the one who labeled it as the first war of independence for the first time. तो उसके बाद हमारे nationalist historians ने भी reclaim करने की कोशिश की कि हाँ, क्योंकि अगर आप देखो तो कितने बड़े बड़े nationalistic acts अगर आप देखो तो मतलब आपके सेंट्रल इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया के रीजन्स तक, पेजेंट से लेके आपके लोकल राजास तक, सबने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया है. तो essentially at that point of time the fact that Bahadur Shah Zafar was reinstated as a figurehead of these rebels means that they were trying to overthrow the Britishers and this was the first war of independence. अब हम लोग बोलते हैं the truth lies somewhere in the middle, in the sense that neither was it the first war of independence, क्योंकि first war of independence बोलने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के कितने रीजन्स में ये एक्चुअली फैला, कितने रीजन्स इन्वॉल्व थे, कितने सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व थे. अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब बहुत ब्रॉड हो जाता है. इसका मतलब हो जाता है कि आखिर कितने सारे लोग बेसिकली आप अपनी डिमांड्स कितनी क्लियरली रख पा रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. तो क्या ब्रिटिशर्स को हटाने के बाद आपका कोई कंसर्टेड एक्शन प्लान है? was the demands of Rani of Jhansi the same as the sepoys of the Bengal army? क्या पेजेंट्स की डिमांड सेम है या तालुकदार की डिमांड सेम है? नहीं. वो लोग सब एसेंशियली अपने अपने लोकलाइज्ड इंटरेस्ट की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाँ, that is also not a sepoy mutiny, क्योंकि सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स नहीं बात कर रहे हैं. हम लोग ने बोला we call these army officers peasants in uniform. तो उनकी नाराजगी बहुत सारी बातों से है. उनकी नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि बेसिकली उनकी नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि आर्मी के अंदर जो अभी हम लोग जो इमीडिएट फैक्टर्स पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द आर्मी रिफॉर्म्स दे वर गेटिंग मोर एंड मोर स्टैंडर्डाइज्ड. उनकी नाराजगी सिर्फ एज आर्मी ऑफिसर्स उनके पे कंडीशंस या उनके सर्विंग कंडीशंस की वजह से नहीं है. उनकी नाराजगी इस बात से भी है कि वहां के जो उनके लोकल नवाब को डिपोज किया जा रहा है ऑन द चार्जेस ऑफ मिसगवर्नेंस. उनकी नाराजगी इस बात से भी है कि वेरी हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू आर बीइंग चार्ज्ड इन देयर प्रोविंसेस. पीपल, peasants are in general, the people they know, their brothers, their families are very dissatisfied back home. तो naturally ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक छोटी सी सिपोय म्यूटिनी, क्योंकि लोगों का गुस्सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है और वो जायज है. दे आर क्लियरली अ टारगेट, बट इट इज क्लियरली नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल. तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जाम ये टॉपिक आपके लिए मतलब इस हद तक इम्पोर्टेंट है कि you need to know about based on the
based on the knowledge of the PYQs, first you need to understand broad reasons, जिसके अंदर आएंगे आपके सिस्टमैटिक से तो आप वाकिफ हो, पर कुछ इमीडिएट रीजन से भी हम लोगों को बात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फिर अगेन मैप की अगर हम बात करें तो सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड इंपॉर्टेंट लीडर्स, तो आपकी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसमें स्पेसिफिकली वन चैप्टर हैज बीन डेडिकेटेड ऑन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसकी वजह से knowing about the immediate reasons and a little bit of the context and background of the local leaders in different centers is important। लेकिन हम लोगों को एकदम हर चीज भी जानने की जरूरत नहीं है। स्पेशियल अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर हम बात करें तो हमें एक ब्रॉड अवेयरनेस हो इंडिया की, मतलब मैपिंग की, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट की, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे। उसके अलावा हम लोगों को बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉजेस की, सबसे पहले सिस्टेमिक कॉजेस आप सबको पता है या आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ कॉजेस सबसे पहला तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन। वो हम लोग अगर इसको इसीलिए बात करते हैं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, अगर आपका मेंस का स्ट्रक्चर क्लियर है और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है कि द Great Revolt of 1857 was just an outgrowth of a series of revolts that had been happening in the 20th throughout the 18th and 19th centuries। तो नेचुरली जो इकोनॉमिक कॉजेज है आपका एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू सेटलमेंट्स, अगर हम बात करें तो ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, food shortages and famines between 1770 to 1857 there were 12 major famines। the Great Famine of Bengal in 1770 wiped out 1/3 of the population of Bengal। तो obviously हम लोग ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी से कैसे सब लोग डिससैटिस्फाइड होंगे ये हम सबसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने बोला सोशल और कल्चरल लेवल पे जो सिस्टेमिक पॉलिसीज में हमने अगेन बात करी, बिकॉज द 1813 चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड दी एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं थे इंडिया में, पहले भी थे, लेकिन अब स्टेट मैंडेटेड हो गए। एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिए फॉर देम टू कम टू इंडिया एंड एजुकेट द इंडियंस इन द वे दैट दे डीम फिट। तो उसी की वजह से इंग्लिश एजुकेशन का भी ग्राउंड वर्क ले किया गया। ऑब्वियसली all of this intervention within the native society, their familiar way of life, their basically their cultural system, vernacular education, this did leave an imprint on the minds of the normal population, especially the tribal population, because Christian missionaries used to target mostly areas that were on the periphery, जैसे tribal populations को convert करना, उनको बेसिक उनको वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सेस देना, ये सब उनका टॉप प्रायोरिटी था। तो नेचुरली देयर वे ऑफ लाइफ वाज अफेक्टेड द मोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो even social reform legislations that we know of, the abolition of Sati Act, the Widow Remarriages Act, वो आपके normal society के customs में तो intervene कर रहा है। It is intervening in the belief system of the Hindu society। तो naturally there was a lot of dissatisfaction because of social and cultural policies। अब racial discrimination is a very niche point that you have to focus here, कि यहाँ पर भी, क्योंकि अगर हम बात करें चाहे आर्मी चाहे ब्यूरोक्रेसी, वहां पे इन द लेवल ऑफ रैंक्स, इन द पेइंग कंडीशंस, इन सभी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस ये होता था कि जैसे सिविल सर्विसेज में कवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज होते थे, दैट वाज वर्चुअली रिजर्व्ड फॉर European officers, very well paid jobs, very lucrative jobs that were reserved for them, and Indians did not have access to it। So of course racial discrimination be visible at different levels of the government। And when we talk about the most important and immediate reason, तो आर्मी रिफॉर्म्स के बारे में हम कम पढ़ते हैं,
ब्रिटिश इंडिया की जो आर्मी थी उस टाइम पे, it was drawn mainly because there were very few European officers. It was drawn mainly from the people of India, especially areas of Awadh, Bihar, Bengal, and that too the composition of the army consisted of the upper caste population of these regions. So North India was sort of like the basically the supplying ground for army officials for the Britishers. तो उसकी वजह से आर्मी का कॉम्पोजिशन बहुत एक पर्टिकुलर तरीके का हो गया, जहां पे आपके अपर कास्ट हिंदूज हेल्ड मतलब दे वर इन मेजोरिटी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिशर्स ने फिर 19th सेंचुरी में जैसे आप देख रहे हो अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म बढ़ा, तो ब्रिटिश स्टार्टेड फाइटिंग वॉर्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. तो व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड फाइटिंग द, इससे पहले जब वो एनलिस्ट होते थे तो वो ज्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसी में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे, या लोकल रिबेलियंस या रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे. बट व्हेन वी लुक एट द एंग्लो अफगान वॉर, वेदर वी लुक एट द एंग्लो बर्मा वॉर, उसमें इंडिया से बहुत सारे सोल्जर्स के लिए कंपल्सरी कर दिया गया टू गो ओवरसीज एंड सर्व, व्हिच वाज सीन एज गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स ऑफ रिलीजन, क्योंकि it was believed according to Hindu scriptures that if you cross the ocean, if you cross the Kala Pani, you lose your caste. तो इस belief system की वजह से of course उन लोगों को सबसे पहले एक तो सर्विस कंडीशंस, आप अगर अभी हम बोले तो उन लोगों को जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था वो बंद कर दिया गया. उसके बाद ओवरसीज service that went against the established customs of their caste. तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से यहाँ पे आपका अपर कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ योर आर्मी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आर्मी में जो डिसकंटेंट है वो ज्यादा तेजी से फैल रहा था, बिकॉज दे फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग द रिलीजन एंड द प्योरिटी ऑफ द कास्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ देयर कास्ट. इस वजह से ये गुस्सा आर्मी में फैल भी ज्यादा रहा था. अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल पॉलिसीज की, तो एक हो गया आर्मी में जो कंडीशन रही पड़ी थी, लेकिन दूसरा जो आपकी इंपॉर्टेंट लीडरशिप है वो आई आपके लोकल राजा से. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ यू रिमेंबर, एज अ पॉलिसी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स was about implemented by Lord Dalhousie. It talked about annexing the states that did not have a natural heir. यानी अगर किसी राजा का नेचुरल बॉर्न बच्चा ना हो तो अडॉप्टेड सन को अपनी गद्दी नहीं दे सकते थे. अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के भरोसे उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी स्टार्टिंग विद सतारा, ऑलमोस्ट 8 टेरिटरीज को एनेक्स किया. सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागपत, जिसमें झांसी इज द मोस्ट नोटेबल बिकॉज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. तो इन सब में नेचुरली एक बहुत बेसिकली इन सभी स्टेट्स में, इन सभी लोकल रूलर्स के दिमाग में नेचुरली बहुत डिससैटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट ब्रू कर है. सिमिलरली देयर आर अदर लोकल रूलर्स, जैसे अगर आपको याद हो तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव द सेकंड, उनको बिठूर भेज दिया गया था पेंशन के साथ. अब जब बालाजी बाजीराव द सेकंड की डेथ के बाद उनके बेटे नाना साहिब को पेंशन चाहिए था अपने पिता के हिस्से का, पर ब्रिटिशर्स ने वो ट्रांसफर, बेसिकली लॉर्ड डलहौजी ने वो ट्रांसफर करने से मना कर दिया वो राइट को, कि नहीं, आपको हम अडॉप्टेड सन्स को हम राइट नहीं देते इनहेरिट करने का. तो इस वजह से आपकी जो रूलिंग क्लास है जिसको हटा के ब्रिटिशर्स पावर गेन कर रही है, उनके बीच में भी डिससैटिस्फैक्शन बहुत फैल रहा है. तो एक तरफ आपकी आर्मी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप तैयार हो रही है. पेजेंट्स और ट्राइबल्स तो नेचुरली पिछले 70-80 साल से ही किसी चीज से दे आर like their discontentment has been brewing for a long period of time. तो जब ये ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार होता है तो आपको बस एक चिंगारी लगती है रिवोल्ट फैलाने के लिए, और वो चिंगारी बनी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनफील्ड राइफल. ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था आर्मी में, जिसका जो हम कहते हैं ना कार्ट्रिज या कारतूस, उसको खोलकर आप अपना गन पाउडर लोड करते थे अपने राइफल में. तो उसको खोलने के लिए यू हैड टू बाइट द टिप ऑफ, और ये माना, और उस समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर उठा कि वो
जो उसकी बाउंडिंग, उसका फैब्रिक काउ एंड पिग फैट से बनाया गया है जानबूझ के, in order to destroy the religion of native Indians, because Muslims and the Abrahamic faiths do not consume pig, and for Hindus cow is the most holy animal. तो ये रूमर, हालांकि बहुत सारे सोर्सेस बोलते हैं कि इट वाज इन फैक्ट ट्रू बिकॉज इट वाज सीन एज अ गुड अधीसिव, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, पर ये जरूर है कि ये रूमर बहुत तेजी से फैला। तो आपकी आर्मी के रैंक्स में म्यूटिनी इस तरीके से शुरू हुई कि अ फ्यू सेपॉइज रिफ्यूज्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल, अ फ्यू सेपॉइज रिफ्यूज्ड टू use the new rifle led by Mangal Pandey. So Barakpur in Bengal was the center where Mangal Pandey, few sepoys led by Mangal Pandey refused to use the cartridge. अब as a result he was hanged in April. ठीक है, उसके और यही म्यूटिनी की वजह से जब ब्रिटिशर्स ने इन सब पे मतलब पुशबैक करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपकी कैवलरी से शुरू होते होते फिर ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द आर्मी, तो जैसे मेरठ में जो आपके 11th नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे, उनको जब इस बात का पता चला तो दे रिफ्यूज टू ओबे, बेसिकली they refused to obey the commands of their commanding officer, they rebelled, killed their superior officers, and May 10th को वो from Meerut they moved towards Delhi. May 11th they reached Delhi, assembled near the Red Fort and offered the throne of India to Bahadur Shah Zafar II. Here Bahadur Shah II becomes a leader in the revolt of 1857 in Delhi, but he does not do so willingly. Basically cornered by so many sepoys, he did not have any other option. और इसी तरीके से फिर जून तक the revolt spread to कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर एंड झांसी. तो अब आप इन सब सेंटर्स में, हम लोगों को एग्जैक्टली आपको ये सारे नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है कि where did the revolt, where did it not spread? It did not spread to South India, Madras, Bombay. It did not spread to Punjab. It did not spread to the northwestern parts of the subcontinent. A large part of society remained loyal to the Britishers. In the rest of India, the Rajas or the paramount rulers, Nawabs, not all of them rebelled against the Britishers. Similarly, there were a lot of loyal forces. So in this, basically, there were a lot of other social groups also who did not rebel against the Britishers. तो इस वजह से भी हम लोग बोलते हैं कि this cannot be labeled as the first war of independence. लेकिन हाँ, आपका जो प्लेस है, जैसे कानपुर में अगर हम देखें तो you should know the names of the important leaders. अगर हम लखनऊ की बात करें तो हमको पता है बेगम हजरत महल, बेसिकली उनके बाद बेगम हजरत महल एंड बिरजिस कादिर, the son of Nawab Wajid Ali Shah and the wife of Nawab Wajid Ali Shah. Nawab Wajid Ali Shah was deposed from Awadh in 1856 on the grounds of misgovernance, or he was sent off to Calcutta. उनके पीछे उनकी बेगम और उनके बेटे बिरजिस कादिर became the leaders of the revolt from Awadh. Similarly, Nana Sahib II, Peshwa Bajirao II का adopted son, he became the leader from Kanpur. अब यहाँ से हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि मतलब बेसिकली आपको इसमें कुछ आर्टिफिशियली याद करने की जरूरत नहीं है. सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से कानपुर, लखनऊ, उसके बाद झांसी, बिहार में कुंवर सिंह, आपके 5 या 6 और बरेली. तो ये 5 या 6 जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उनके लीडर्स का नाम, ठीक है, क्योंकि और ये नोटिस करना होगा कि ये आपको अलग से अब याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है, क्योंकि जो फेमस रूलर्स उनका नाम आपके दिमाग में रह ही जाएगा.
अगर हम बात करें इसके बाद उनके डिससेटिस्फैक्शन की, तो मोस्ट ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन वाज द सेम. जमींदार्स वर लैमेंटिंग और वर रिग्रेटिंग द लॉस ऑफ देयर एस्टेट्स और लैंड. Rulers were against the Britishers because they regretted or they were against the Britishers uh, dispossessing their adopted heirs or their successors from the throne. तो basically हम लोगों को यहाँ पर बस important centers और इम्पोर्टेंट सेंटर्स और लीडर्स. फैजाबाद इस जगह इसलिए इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला शाह ने used religion as a tool to mobilize people. And the other most important thing about the nature of this revolt was Hindu-Muslim unity was maintained throughout. Unity is observed. तो जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था आपका 1858 में, इट टॉक्ड अबाउट द यूनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफरिंग अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो इसीलिए जो दूसरी चीज हम लोग इसके बारे में कई बार बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस रिवोल्ट, अगर हम टर्न ऑफ इवेंट्स देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑल ऑफ इट हैपेंड वेरी क्विकली. बेसिकली द रिवोल्ट स्टार्टेड इन 1857 में, and by the end of 1857, early 1858, it was suppressed in most parts of India, starting with Delhi and then लखनऊ. जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सितंबर 1857 से ही, after the capture of Delhi, major centers like Lucknow and Kanpur also fell into the hands of the Britishers. तो इसको लोग कहते हैं कि बहुत अचानक से हुआ, spontaneous एक शब्द होता है ना, अचानक से जो चीज होती है, बहुत स्पॉन्टेनियसली हुआ रिवोल्ट हम इसको मानते हैं. पर इन रियलिटी what it signifies is कि ये चीज ऐसा नहीं है कि it happened suddenly overnight and there were no, like people are not able to identify the larger causes behind it. ये जो dissatisfaction है काफी टाइम से ब्रू कर रहा था, भले ही the pretext was very immediate. Apart from that, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग जगह रिवोल्ट कर रहे हैं जैसा पहले होता था इन आइसोलेटेड इंस्टेंसेस ऑफ, मतलब आपके जो लोकलाइज्ड रिवोल्ट्स होते थे पेजेंट्स या ट्राइबल्स. यहाँ पे देयर इज एक्चुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट between different regions and groups of the army. तो लोग ऐसा कहते हैं कि जो रूमर्स के थ्रू इस तरह से ट्रेडिशनल तरीकों से एक पार्ट ऑफ द इंडिया यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट native, like different ranks or different troops in the army used to communicate with each other through army panchayats. They used to move from village to village, they used to disseminate their side of the story, and then there was like कुछ कुछ ऐसी चीजें कि जहाँ भी रिवोल्ट होने वाला होगा वहाँ पे दे विल इन्फॉर्म बाय सर्कुलेशन ऑफ चपातीज. वो लोग ऐसे, जो रूमर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सब में, कि जिस तरह के रूमर्स थे वो इसी तरीके से फैलाए जाते थे कि ज्यादातर लोगों के कानों तक पहुंचे. उसके बाद ये बात भी है कि लोगों के थ्रू ये सबको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती थी कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है. तो इस वजह से कम्युनिकेशन and some level of planning and communication was there. It was not totally a spontaneous revolt, but yes, क्योंकि आप देख रहे हो अलग अलग रीजन में लोकल रूलर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो since the Britishers had a superior military force, when they sent troops from London to India, this revolt was put down relatively easily because it was a primitive sort of resistance. मतलब primitive sort of resistance मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी थी या हमारे पास कोई एक बहुत मॉडर्न रूलर था. ब्रिटेन was a modern force ऑपरेटिंग फ्रॉम यूरोप. उसके पास एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन था, उसके पास मॉडर्न नेवी थी, मॉडर्न आर्मी थी, बेटर वेपनरी, बेटर टेक्नोलॉजी. हमारे पास उतना पैराफर्नेलिया नहीं था. तो ऑफ कोर्स इस तरीके से एक वायलेंट रिवोल्ट को सप्रेस करना हमेशा ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा आसान होगा. तो यही ऑब्जर्व किया गया 1857 के रिवोल्ट में. अगर हम लोग बात करें तो कॉजेज ऑफ द फेलियर आर relatively
वेरी वेरी इजी टू डिटर्मिन, क्योंकि अगर हम लोगों को अगर इवेल्युएट करना पड़े कि सबसे पहले तो बोलेंगे लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड प्लस लिमिटेड सोशल बेस, उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द सेंस की मोस्ट पीपल वर एट द एंड ऑफ द डे फाइटिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। तो अगर लोकल रूलर्स को उनकी डिमांड्स मीट हो जाती, उनको उनका एस्टेट दे दिया जाता, तो ये रिवोल्ट की सिचुएशन शायद आती ही नहीं उनके लेवल पे। पेजेंट्स को भी ज्यादातर बस हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू से थोड़ा इत्मीनान चाहिए था, जमींदार्स को भी अपना लैंड वापस चाहिए था, तो देयर वाज नो यूनाइटेड फ्रंट, देयर वर नो कॉमन डिमांड्स। इसीलिए कोऑर्डिनेशन थोड़े कुछ हद तक था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिमिटिव मूवमेंट था, लेकिन उतना नहीं था कि इसको सस्टेन कर पाए। रिसोर्सेज भी ब्रिटिश के कंपैरिजन में लिमिटेड थे और इसीलिए ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियोरिटी भी ज्यादा थी, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें ये सारे जो फैक्टर्स है, द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कंटेक्चुअलाइज इज, हम लोगों को इन सबको एक बार इसीलिए पढ़ना है क्योंकि मेजर फैक्टर्स जो सिस्टेमिक फैक्टर्स है वो हम समझ चुके हैं। उसके बाद अगर अब हम बात करें लैक ऑफ प्लानिंग, उसके बाद यहाँ पे वीकनेस ऑफ लीडरशिप या इंटरनल डिसेंट जैसे फैक्टर्स को, ये मार्जिनल फैक्टर्स है, लेकिन हमें पता है दे वर आल्सो एक्टिंग अप। लाइक अभी अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि the rulers who supported the Britishers, or basically not supported but did not rebel, largely remained loyal. तो उसको भले आप एक sign of weakness, it is one of the factors of, it is one of the reasons for the failure of the revolt. Similarly, even the intelligentsia, basically अलूफ इंटेलिजेंशिया का मतलब जो आपके मिडिल क्लास इंडियंस थे, खासकर जो आपके एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से अपने आप को हमेशा से बहुत दूर रखा। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कोई मास अवेयरनेस नहीं स्प्रेड करने की कोशिश की, इसको वेपनाइज करने की कोशिश नहीं की। तो ऑफ कोर्स दीज आर द वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर इट was that right from the very beginning it was a very violent kind of uprising। तो उससे कोई भी मॉडरेट इंसान अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहेगा जल्दी। तो ये सारे रीजंस हम लोगों को पता होने चाहिए, हमारी जहन में होने चाहिए। हमें हर समय सारे के सारे एज अ लिस्ट याद नहीं रह सकते, लेकिन द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज we must be able to identify them if given a list of options to choose from, या statement based question में कि which of these became one of the most important reasons or which one of these was responsible for the failure of revolt of 1857। तो हम लोगों को जो बाकी आपका सब्जेक्ट मैटर होता है वो इसी सेंस में पढ़ना होता है। अब अगर हम बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हम देख चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कल अपने फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म के फेज में, कि क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है, बेसिकली इस रिवोल्ट ने ब्रिटिशर्स को ये कन्विंस कर दिया कि इंडियंस कैन नॉट बी गवर्न्ड विद अ लिबरल गवर्नमेंट, कैन नॉट बी लेफ्ट टू देमसेल्व्स, उन लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये जो रिवोल्ट है इसकी वजह से ही ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू ब्रिटिश क्राउन, और इसी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी के बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू ब्रिटिश क्राउन। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन वाज ग्रेजुअली ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स अ मोर was gradually trying to take as much power as possible from the East India Company। अब धीरे धीरे ये करते करते finally in 1858 after the revolt of 1857 they seized as the right opportunity and pretext to take the control of the government from East India Company, because anyways they are not able to handle the affairs। तो इस वजह से we say that this revolt was majorly the major catalyst behind the administrative changes that happened since 1858। और उसके बाद जो racialism हम लोगों को देखने को मिलता है एम्पायर में, इन द सेंस दैट
the Britishers now became convinced that Indians are beyond civilization, that clearly the Indians are an inferior race of people जो कि इतने uncivilized है, इतने barbaric है, इतने violent हो सकते हैं, तो उनको हमेशा से किसी एक despotic government का control लगेगा, ठीक है? हाँ, अब हम बात अगर करें तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते नहीं है, जो आते हैं उनमें से जो जैसे इससे पहले 2000s या 2015 से पहले अर्ली 2000s में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, नॉट लॉर्ड डलहौजी. With reference to the revolt of who the following was betrayed by a friend and captured to put to death by the Britishers. ये जो है ये relatively थोड़ी famous कहानी है, because तात्या तोपे and नाना साहिब were the prominent leaders in कानपुर, और कानपुर के siege के समय तात्या तोपे is also betrayed by a fellow rebel and that leads to his execution by the Britishers. तो ये उस sense में पूछा हुआ. अब हम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर important center of revolt में बहुत सारी चीजें पढ़ने लगे, but एक basic storyline for those who are interested. So now this becomes important because the PYQ has already been asked from here. और अगर हम बात करें, which of the following places did Kunwar Singh belong to? These are very straightforward questions. Similarly, ये बहुत इसीलिए important हम लोग को समझना कि could not play off the Muhammadans against the Hindus. इसके अलावा मतलब you could have imagined it here also, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन जैसे दो ऑप्शंस आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. इसके बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस टाइम पर इस तरीके से बात यूजुअली हम खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो इट वाज नॉट जस्ट मोहम्मदन्स वर्सेस हिंदूज था, वो ज्यादा डेवलप हो गया था. तो मोस्टली हुएवर वुड हैव talked about it would have used terms like league against the Congress या मतलब मुस्लिम लीडर्स अगेंस्ट दी. तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि देखो इन दोनों ही केसेस में वी फाइंड रिमार्केबल हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द पॉपुलर मूवमेंट, विच इज नॉट ऑलवेज द केस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो इसी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 becomes that much more important. The educated middle class in India basically remained neutral to the revolt of 1857 is the correct answer. Active opposition भी नहीं था, support भी नहीं था, ज्यादातर neutrality थी. डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.